हमारी खुफिया इस्लामी तंजीम यहाँ इतनी ज्यादा सरगर्म नहीं है। हमारे मुजाहिदों की तादाद भी महदूद है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम दुश्मन के पेट में बैठे हुए हैं। भारत की हुकूमत को हमारी तंजीम का बखूबी इल्म है और उसकी इंटेलिजेंस 24 घंटे हमारे आदमियों की तलाश में रहती है। लेकिन एक तो हमारे मुजाहिदों की तादाद महदूद है, दूसरे हम बेहद एहतियात से काम लेते हैं और इंतहाई अहम मिशन सरअंजाम देते हैं, जिसकी वजह से अभी तक भारत की खुफिया एजेंसियां अपनी सरतोड़ कोशिशों के बावजूद हमारे खुफिया ठिकाने का आज तक सुराग नहीं लगा सकी। लेकिन 3 दिन पहले एक बड़ी बदकिस्मती की बात हो गई है। लीडर जरा खामोश हुआ तो शेर खान ने फिक्रमंदी से पूछा, वो क्या है सर? लीडर कहने लगा, हमारा एक मुजाहिद दिल्ली सेक्रेटेरिएट से एक बड़ा अहम खुफिया राज ला रहा था कि अपनी एक गलती की वजह से रास्ते में पकड़ा गया। उसके कब्जे से वो खुफिया राज भी एक कागज की शक्ल में बरामद हो गया जो उसने एक सीक्रेट फाइल से नकल किया था। पुलिस ने उसे CIA के हवाले कर दिया, जिसने उसको वहशियाना अजियतें देकर पूछगिछ शुरू कर दी। हम अच्छी तरह जानते थे कि हमारा मुजाहिद शहीद हो जाएगा लेकिन अपनी जबान नहीं खोलेगा। लेकिन दूसरे ही दिन वो CIA के खुफिया टॉर्चर सेल से फरार होने में कामयाब हो गया। ये उसने कैसे किया, हमें इसका कोई इल्म नहीं है। हमें सिर्फ इतनी इत्तला मिली है कि अपना मुजाहिद फरार होने के बाद हमारे पास आने की बजाय हैदराबाद दक्कन पहुंचकर जेर जमीन चला गया है। शेर खान बोला, ये तो अच्छी बात है। लीडर ने कहा, लेकिन उसके साथ ही एक और ट्रेजेडी भी हो गई है। मुजाहिद के फरार होने के फौरन बाद दिल्ली की खुफिया पुलिस मुजाहिद के घर पर छापा मारकर उसकी नौजवान बीवी को पकड़ कर ले गई है। शेर खान के चेहरे पर तशवीश के आसार थे। उसने पूछा, पुलिस मुजाहिद की बीवी को कहाँ ले गई है? लीडर कहने लगा, अभी तक हमें इसका नहीं पता चल सका, लेकिन हमारे आदमी मालूम करने की बड़ी सरगर्मी से कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें पता चलेगा कि इस बेगुनाह खातून को पुलिस ने किस जगह कैद रखा हुआ है, हम उसे वहां से निकालने की कोशिश करेंगे और उस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक कि मुजाहिद की बीवी को भारतीय पुलिस के चुंगल से निकाल नहीं लेते, और ये काम तुम्हारी सरकर्दगी में अंजाम दिया जाएगा। शेर खान बोला, सर मुझे आप तैयार समझें। लीडर ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल शाम तक हमें ये इल्म हो जाएगा कि मुजाहिद की नौब्याहता बीवी को अगवा करने के बाद भारतीय पुलिस ने उसे कहाँ रखा हुआ है। शेर खान कहने लगा, सर मैं यही हूँ। जैसे ही हमें इत्तला मिली, मैं उस बेगुनाह मुसलमान खातून को भारतीय दरिंदों की कैद से निकालने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। लीडर ने कहा, मुझे अपने हर मुजाहिद से यही उम्मीद है। शेर खान ने कहा, लेकिन सर मुजाहिद की बीवी को तो कुछ मालूम नहीं कि वो इंडियन पुलिस को क्या बता सकेगी। लीडर ने कहा, भारतीय खुफिया एजेंसी मुजाहिद की बीवी से ये जरूर मालूम करने की कोशिश करेगी कि मुजाहिद को मिलने कौन कौन आते थे और वो कहाँ कहाँ जाया करता था। लेकिन पुलिस का असल मकसद मुजाहिद की बीवी को यरगमाली बनाकर मुजाहिद को बरामद करना है। चुनाचे पुलिस की तरफ से कल के अखबारों में ये खबर छपवा दी गई है कि फुला नाम का एक खतरनाक मुजरिम जेल से फरार हो गया है। पुलिस ने उसकी बीवी को गिरफ्तार करके अपनी तहवील में ले लिया है और उससे पूछगिछ की जा रही है। पुलिस जानती है कि जब ये खबर मुजाहिद तक पहुंचेगी तो वो बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि पुलिस उसकी बीवी को शदीद तशद्दुद का निशाना बना रही होगी। चुनाचे वो अपनी बीवी की इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए मुमकिन है अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। शेर खान बोला, दिल्ली पुलिस बड़ा घिनौना खेल खेल रही है। लीडर कहने लगा, इसलिए तो हम चाहते हैं कि मुजाहिद की बीवी को जैसे भी हो और जितनी जल्दी मुमकिन हो पुलिस की कैद से निकाल कर किसी जगह रूपोश कर दिया जाए, क्योंकि ये तयशुदा बात है कि पुलिस उस वक्त तक मुजाहिद की बेगुनाह बीवी को नहीं छोड़ेगी जब तक कि मुजाहिद अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर देता, और मुजाहिद की शादी को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था। शेर खान ने बड़े जज्बे के साथ कहा, सर मुझे बताइए कि मुजाहिद की बीवी का सुराग लगाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लीडर ने जवाब दिया, इस बारे में तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हमने जिन आदमियों को इस काम पर लगाया हुआ है वो पूरी तुंदही से एक काम कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि पुलिस और खुफिया एजेंसी इस बेगुनाह खातून को कहां कहां कैद रख सकती है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसका सुराग मिल जाएगा। तुम्हारा मिशन उसके बाद शुरू होगा। शेर खान ने एक खदशे का इजहार करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुजाहिद अपनी बीवी के दबाव में आकर खुद को पुलिस के आगे पेश कर दे। लीडर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि हमें आज सुबह दक्कन से अपने मुजाहिद का पैगाम मौसूल हुआ है, जिसमें उसने कहा है कि मेरी तरफ से मुतमईन रहें, मैं इस सूरत हाल से घबरा कर खुद को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, चाहे मुझे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। थोड़े तौक़ुफ़ के बाद लीडर कहने लगा, ऐसा फैसला मुजाहिद ने इस वजह से भी किया है कि उसकी बीवी को हमारी खुफिया तंजीम के किसी राज का इल्म नहीं है। वो पुलिस को कुछ भी नहीं बता सकेगी, लेकिन अगर मुजाहिद पुलिस के हाथ आ गया तो इसमें कोई शक नहीं कि वो कभी जबान नहीं खोलेगा। तशद्दुद बर्दाश्त करते करते मर जाएगा, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताएगा।
लेकिन उसे मालूम है कि इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसे ऐसे इंजेक्शन और दूसरे तरीके इजाद हो चुके हैं जिसकी वजह से आदमी का जहन माऊफ हो जाता है, वो नीम बेहोश हो जाता है और इस नीम बेहोशी में वो इंजेक्शन के असर की वजह से अपने सारे राज खुद ब खुद उगल देता है। मुजाहिद सिर्फ इसी वजह से अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता क्योंकि उसको हमारे सारे राज मालूम हैं। उसे खतरा है कि कहीं खुफिया एजेंसी वाले उसको कोई इंजेक्शन देकर उससे सारे राज मालूम न कर लें और खुद मुजाहिद को खबर भी न हो कि उसने नीम बेहोशी में क्या कुछ कह दिया है। शेर खान ने कहा, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। लीडर कहने लगा, इसलिए तो हमें अपने हर मुजाहिद पर फख्र है, लेकिन हम मुजाहिद की बीवी को हर हाल में बरामद करना चाहते हैं। ये हम पर फर्ज आयद होता है। इस गुफ्तगू के बाद 2 दिन गुजर गए। मुजाहिद की बीवी का कोई सुराग न मिल सका कि पुलिस ने उसे कहाँ रखा हुआ है। तीसरे दिन शाम के वक्त था कि वो मुजाहिद जिसे खोज लगाने के लिए भेजा गया था अचानक खुफिया कमीनगाह में आ गया। शेर खान और लीडर उस वक्त अपने छोटे कमरे में बैठे इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। उस मुजाहिद को देखकर लीडर ने बगैर कोई और बात किए पूछा, अच्छी खबर है या बुरी खबर? उस मुजाहिद ने लीडर के करीब बैठते हुए कहा, अच्छी खबर है सर, अपने सरफरोश की बीवी रत्नागिरी के पुराने किले में कैद है। लीडर मुजाहिद का मुंह तकने लगा, फिर पूछा, क्या तुमने इसकी तस्दीक कर ली है? मुजाहिद बोला, सर मैं तस्दीक करने के बाद आपको ये खबर दे रहा हूँ, जिस आदमी ने ये जासूसी की है वो किला रत्नागिरी का पुराना चौकीदार है। उसने खुद मुजाहिद की बीवी को पुलिस की गाड़ी में किले के अंदर जाते देखा है। लीडर ने पूछा, उस चौकीदार का नाम क्या है? मुजाहिद ने कहा, सर उसका नाम रहीम खान है। मुजाहिद की बीवी ज़ेबुन्निसा के किले में लाए जाने के बाद अब किले के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है और रहीम खान को 1 माह की छुट्टी देकर गाँव भेज दिया गया है। रहीम खान का गाँव किले से 2 मील के फासले पर है। लीडर ने कहा, क्या तुम रहीम खान को और रहीम खान तुम्हें जानता है? मुजाहिद ने कहा, जी नहीं, लेकिन जिस मुजाहिद ने मुझे ये खबर ला कर दी है वो रहीम खान को अच्छी तरह से जानता है और रहीम खान भी उसे जानता है। लीडर ने कहा, इस आदमी का नाम क्या है? मुजाहिद बोला, इसका नाम शाहनवाज खान है, वो हमारी तंजीम का हमदर्द है। लीडर ने पूछा, क्या तुम उसे यहाँ ला सकते हो? मुजाहिद बोला, वो मेरे साथ ही रत्नागिरी से दिल्ली आया है, मैं सुबह उसे ला सकता हूँ। लीडर ने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, ये तुम भी जानते हो, क्या तुम अभी जाकर उसे यहाँ नहीं ला सकते? मुजाहिद बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जाकर उसे ले आता हूँ, वो जिस हालत में भी होगा मेरे साथ चल पड़ेगा। वो हमारी तंजीम का रुकन नहीं है, लेकिन उसने वक्त पड़ने पर हमेशा हमारा साथ दिया है। लीडर ने कहा, तुम अभी जाकर उसे ले आओ। मुजाहिद चला गया। उसके जाने के बाद शेर खान कहने लगा, मैंने रत्नागिरी के पुराने किले का नाम जरूर सुना है, ये किस जगह पर वाक़ है? लीडर ने कहा, ये सूबा महाराष्ट्र में वाक़ है, किसी जमाने में जहाँ एक मराठा सरदार हुकूमत करता था। वक्त गुजरने के साथ ये किला वीरान हो गया, उस मराठा सरदार की औलादें भी न रहीं, किला वीरान हो चुका है। मगर इसकी तारीखी अहमियत के पेश नजर महाराष्ट्र की हुकूमत ने इसकी थोड़ी बहुत मुरम्मत करवा कर वहाँ एक चौकीदार मुकर्रर कर दिया था। शेर खान ने कहा, महाराष्ट्र तो मुल्क के मगरिब में दिल्ली से काफी दूर है, पुलिस को मुजाहिद की बीवी ज़ेबुन्निसा को इतनी दूर ले जाने की क्या जरूरत थी? लीडर बोला, पुलिस और इंटेलिजेंस को मालूम है कि दिल्ली हमारी तंजीम का गढ़ है। उसे खतरा था कि हमारे मुजाहिद ज़ेबुन्निसा को फरार करवाने की कोशिश कर सकते हैं, इस ख्याल से वो उसे दिल्ली से ज्यादा दूर ले गए हैं। शेर खान ने कहा, अगरचे मैंने रत्नागिरी का किला आज तक नहीं देखा, मगर सूबा महाराष्ट्र मेरे लिए नया नहीं है। मैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इलाकों में काफी घूमा हूँ। लीडर कहने लगा, ये बात तुम्हारे मिशन में काम आएगी। वैसे ये आदमी शाहनवाज खान भी तुम्हें काफी गाइड करेगा। इसके अलावा अपना मुजाहिद कबीर खान भी तुम्हारे साथ होगा। वो सूबा महाराष्ट्र में कई साल रह चुका है और मराठी जबान बोल लेता है। शेर खान ने कहा, लेकिन कबीर खान को पहले कोई कमांडो मिशन का तजुर्बा है? लीडर ने कहा, काफी तजुर्बा है, बाकी तुम उसे गाइड करना, ये इमरजेंसी है, हमारे पास अरसलान नहीं है, इसकी जगह तुम्हें कबीर खान से काम लेना होगा। कबीर खान बड़ा दलेर और जांबाज किस्म का मुजाहिद है। दोनों सरफरोश बातें करते रहे, नए मिशन नई मुहिम के बारे में सलाह मशवरा करते रहे। रात के 10 बजे अपना मुजाहिद शाहनवाज को लेकर आ गया। शाहनवाज पुख्ता उम्र का दुबला पतला आदमी था, कनपटियों पर बाल थोड़े थोड़े सफेद हो रहे थे। उसने आते ही लीडर और शेर खान को सलाम किया। मुजाहिद ने उसका तारुफ करवाते हुए कहा, सर ये शाहनवाज है। शाहनवाज बड़े अदब से लीडर के सामने बैठ गया और बोला, शाह जी हुक्म करें, मुझे क्या करना होगा? अगर मैं आपकी तंजीम के और इस्लाम के किसी काम आ सकूं तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। लीडर ने कहा, ये तो तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि भारतीय पुलिस हमारे एक सरफरोश मुजाहिद की बीवी को अगवा करके ले गई है और उसे रत्नागिरी के किले में रखा गया है। शाहनवाज बोला, जी हाँ, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है और मैंने अपने मुजाहिद की बेगम को पुलिस की एक गाड़ी में किले के अंदर जाते हुए भी देखा है। मुझे किले के पुराने चौकीदार रहीम खान ने बताया था कि एक मुसलमान औरत को पुलिस पकड़कर किले में ले आई है और ये कोई जासूस औरत लगती है, क्योंकि उस किले में आने के बाद किले को पुलिस ने अपनी हिफाजत में ले लिया है। मैंने चौकीदार रहीम खान से कहा था कि क्या मैं अपनी आंखों से उस औरत को देख सकता हूँ? उसने कहा, इस औरत को रोजाना दोपहर के वक्त किले से गाड़ी में बिठाकर किसी जगह ले जाया जाता है। तुम एक जगह छुप कर बैठना और जब पुलिस उसे लेकर जाएगी तो तुम उसे देख सकोगे। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया और उस औरत को पुलिस की गाड़ी में सिपाहियों के दरमियान बैठे देखा।
लीडर ने शाहनवाज से कहा, अब तुम्हें एक काम करना होगा, तुम हमारे आदमियों को चौकीदार रहीम खान के घर ले जाओगे। हमारे आदमियों का रहीम खान से मिलना बहुत जरूरी है। शाहनवाज बोला, मैं हाजिर हूँ, आप कल कहें, मैं कल ही इन्हें लेकर रत्नागिरी की तरफ रवाना हो जाऊंगा। लीडर ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो कि कल शाम के वक्त यहाँ आ जाओ। शेर खान और हमारा दूसरा मुजाहिद कबीर खान तुम्हारे साथ जाएंगे। क्या हम चौकीदार रहीम खान पर एतबार कर सकते हैं? शाहनवाज बोला, सर, रहीम खान मर्द मोमिन है, इस्लाम का आशिक है। उसकी सबसे बड़ी हसरत यही है कि वो जहाद कश्मीर में हिस्सा ले सके, लेकिन बुढ़ापे की वजह से वो कश्मीर के महाज पर नहीं जा सकता। वो ये काम अपना दीनी फर्ज समझकर करेगा। मैं आपको उसकी जमानत देता हूँ। लीडर ने कहा, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस मिशन में राजदारी बेहद जरूरी है। जरा सा भी राज खुल गया तो सारी इमारत नीचे गिर पड़ेगी और एक मुअज़्ज़ज़ खातून की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शाहनवाज बोला, सर, ऐसा कभी नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लीडर ने कहा, ठीक है भाई, अब तुम जा सकते हो। कल शाम को यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है। शेर खान और कबीर खान तुम्हें दिल्ली के रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास के वेटिंग रूम में मिलेंगे। शेर खान ने तुम्हें देख लिया है, वो तुम्हें पहचान लेगा। दिल्ली से सूबा महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर के लिए ट्रेन रात के 8:15 बजे छूटती है। तुम उसी ट्रेन में सफर करोगे। आगे तुम्हें मालूम है कि कोल्हापुर से रत्नागिरी जाने के लिए तुम्हें कौन सी ट्रेन या लारी पकड़नी होगी। वो सब कुछ जानता हूँ सर, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर उसने शेर खान से हाथ मिलाते हुए कहा, इंशाल्लाह कल शाम स्टेशन पर मुलाकात होगी। शेर खान ने जवाब में कहा, इंशाल्लाह। शाहनवाज अपने मुजाहिद के साथ वापस चला गया। लीडर ने शेर खान से कहा, इस मिशन में तुम्हें और कबीर खान को जिस चीज की जरूरत पड़ सकती है तुम वो अपने साथ लेकर जाओगे। तुम्हारे ख्याल में तुम्हें क्या चाहिए होगा? शेर खान कहने लगा, ज़ेब-ओ-निसा कले में कैद है। ये तो कले को एक नजर देखने के बाद ही अंदाजा हो सकेगा कि हमें क्या करना होगा और हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। वैसे हमें कुछ असलहे की जरूरत होगी। लीडर ने कहा, असलहा यहाँ से साथ ले जाने में खतरा है। मेरा ख्याल है हमें कबीर खान से मशवरा करना होगा। लीडर ने उस लम्हे अपना एक खास आदमी भेजकर कबीर खान को घर बुलवा लिया। उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और ये भी बताया कि कल शाम को उसे शेर खान के साथ रत्नागिरी जाना है। जब उससे असलहा वगैरह की बात की गई तो कबीर खान बोला, शाह जी, मैंने 7 साल महाराष्ट्र में गुजारे हैं। वहाँ के कुछ जांबाज मुसलमानों से मेरी दोस्ती है। वहाँ से मुझे हर किस्म का असलहा मिल जाएगा। किसी और चीज की जरूरत होगी तो वो जांबाज उसे मुहैया कर देंगे। लीडर ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा हो सकेगा? कबीर खान बोला, शाह जी, मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मेरे ये जांबाज मरट्टे मुसलमान दोस्त महाराष्ट्र में मुसलमान दुश्मन तहरीक शिवसेना का डट कर मुकाबला कर रहे हैं और उनके पास हर किस्म का असलहा मौजूद है। उसकी आप फिक्र न करें। शेर खान ने कहा, असलहे के अलावा हो सकता है हमें किसी गाड़ी मसलन जीप की भी जरूरत पड़े। उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। मेरे दोस्तों के पास 3-4 गाड़ियां हैं, मैं उनसे एक गाड़ी ले आऊंगा। रत्नागिरी के जंगल में ही उन लोगों का एक खुफिया ठिकाना है। शेर खान कहने लगा, ये हमारे हक में अच्छी बात हुई है, बाकी वहाँ जाने के बाद देखा जाएगा। कबीर खान ने कहा, हमें वहाँ कौन अपने साथ ले जा रहा है? लीडर ने कहा, शाहनवाज। कबीर बोला, बिल्कुल सही मुजाहिद है। लीडर कुछ सोचकर बोला, तुम लोगों को अपना हुलिया बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तुम्हें किसी ने अभी तक नहीं देखा। सिर्फ लिबास बदल लेना और पतलून की बजाय वहाँ का पहनावा यानी कुर्ता पाजामा और ऊपर गर्म कोट पहन लेना। कबीर खान बोला, गर्म कोट की भी जरूरत नहीं, आम ठंडा कोट भी चलेगा। महाराष्ट्र में इन दिनों भी मौसम खुशगवार होता है, वहाँ दिल्ली वाली सर्दी नहीं होती। लीडर ने कहा, रुपए पैसे की फिक्र की जरूरत नहीं है, तुम्हें कल जाते हुए 5000 रुपए मिल जाएंगे। कबीर खान कहने लगा, बहुत होंगे, अगर जरूरत पड़ गई तो मेरे मरट्टे जांबाज दोस्त हमारी मदद कर देंगे। लीडर ने कहा, ठीक है कबीर खान, तुम कल दोपहर के बाद ही यहाँ आ जाना। तुम लोगों को कोल्हापुर वाली गाड़ी पकड़नी होगी जो रात के 7 और 8 बजे के दरमियान किसी वक्त चलती है। कबीर खान दूसरे दिन आने का वादा करके चला गया। दूसरा दिन उन लोगों का बड़ी मसरूफियत में गुजरा। दोपहर से कुछ पहले ही कबीर खान खुफिया कमीनगाह पर पहुंच गया। वो अपने साथ खद्दर के 2 पाजामे और कुर्ते लाया था। ये कुर्ते पाजामे उन्होंने वहीं पहनकर ऊपर कोट पहन लिए। लीडर ने शेर खान को 5000 रुपए छोटे और बड़े करेंसी नोटों की शक्ल में दिए। शेर खान ने आधी रकम कबीर खान के हवाले कर दी। कबीर खान ने अपने मुजाहिद की अगवा शुदा बीवी ज़ेब-ओ-निसा को देखा हुआ था। शेर खान को उसकी एक फोटो उनके घर से मंगवा कर दिखा दी गई थी, जिसे शेर खान ने अच्छी तरह से देख लिया था। जब शाम के ठीक 6 बजे तो कमांडो शेर खान और कबीर खान अपने लीडर से हाथ मिलाने के बाद कमीनगाह से निकलकर दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। स्टेशन पर आकर वो सीधे 3rd क्लास के मुसाफिर खाने की तरफ आकर एक जगह मुसाफिरों के करीब ही बैठ गए। उनकी निगाहें शाहनवाज को तलाश कर रही थीं। आखिर वो उन्हें नजर आ गया। शाहनवाज ने कंधे पर एक थैला लटकाया हुआ था। उसने शेर खान और कबीर खान को दूर से ही देख लिया था। वो उनके पास आकर बैठ गया और कहने लगा, ट्रेन 8:30 बजे रवाना होगी। मैं इंक्वायरी से पता करके आ रहा हूँ। 3rd क्लास के 3 टिकट मैंने ले लिए हैं। और उसने थैले में से टिकट निकाल कर एक शेर खान को और एक कबीर खान को दे दिया।
شیر خان کہنے لگا ہم الگ الگ ڈبوں میں سفر کریں گے اور صرف کولہاپور پہنچنے کے بعد ہی اکٹھے ہوں گے۔ وہ مسافر خانے میں ہی بیٹھے رہے، وہیں انہوں نے تھوڑا بہت کھا پی لیا اور ٹھیک 8 بجے اٹھ کر پلیٹ فارم پر آ گئے۔ ٹرین پہلے سے کھڑی تھی، وہ الگ الگ ڈبوں میں سوار ہو گئے۔ ٹرین چل پڑی۔ یہ سفر بھی کافی لمبا تھا، ساری رات اور دوسرا سارا دن سفر میں گزر گیا۔ دوسرے روز شام کے وقت ٹرین کولہاپور پہنچی تو وہ اپنے اپنے ڈبوں سے نکل کر ایک دوسرے کے پاس آ گئے۔ شاہ نواز کہنے لگا یہاں سے ہمیں رتناگری کے لیے برانچ لائن کی کوئی ٹرین پکڑنی ہوگی، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ شاہ نواز پتہ کر کے آیا اور کہنے لگا رتناگری والی پیسنجر ٹرین 1 گھنٹے کے بعد یہاں سے چلے گی۔ کبیر خان جو ان علاقوں سے اچھی طرح واقف تھا کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ ہم رات ہو چکی ہوگی جب رتناگری پہنچیں گے۔ شیر خان نے کہا رات کے وقت ہمیں پرابلم پڑ سکتی ہے، کیا رتناگری میں کوئی ہوٹل ہے جہاں ہم ٹھہر سکیں؟ کبیر خان کہنے لگا ہوٹل میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں اپنے جانباز دوستوں کے پاس لے چلوں گا، ہمیں ان کی خفیہ کمینگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رات کے وقت وہاں جانا مشکل بھی ہوگا مگر میرے ایک جانباز دوست کا اپنا مکان رتناگری میں ہے، اس کے آموں کے باغ ہیں، وہ کاشتکاری بھی کرتا ہے۔ شیر خان نے کہا لیکن ہم اسے اپنے مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کبیر خان بولا انہیں صرف بتانا ہی کافی ہوگا کہ ہم جہاد کشمیر کے ایک خاص سیکرٹ مشن پر آئے ہیں، وہ ہم سے کچھ پوچھیں گے بھی نہیں اور ہماری مدد کریں گے۔ چنانچہ یہی طے ہوا کہ رتناگری کے لیے رات کی گاڑی ہی پکڑی جائے۔ اسی پروگرام کے مطابق وہ 1 گھنٹے کے بعد ایک پیسنجر ٹرین میں بیٹھ کر رتناگری کی جانب روانہ ہو گئے۔ رتناگری پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی۔ کبیر خان انہیں لے کر اپنے جانباز دوست کے مکان پر آ گیا، وہ سو رہا تھا۔ اسے جگایا تو وہ کبیر خان کے ساتھ 2 اجنبی آدمیوں کو دیکھ کر انہیں اندر لے گیا۔ کبیر خان نے مختصر الفاظ میں شاہ نواز اور کمانڈو شیر خان کا تعارف کروایا اور صرف اتنا ہی بتایا کہ یہ کشمیری مجاہد ہیں اور اس علاقے میں ایک سیکرٹ مشن پر آئے ہیں۔ جانباز مرٹے مسلمان نے بڑی گرم جوشی سے شاہ نواز اور شیر خان سے ہاتھ ملایا اور بولا میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو بتائیے، میں یہی سمجھوں گا کہ میں بھی جہاد کشمیر میں شریک ہوں۔ کبیر خان نے کہا کمال حسن تمہاری اور دوسرے جانبازوں کی مدد کی ہمیں ضرورت پڑے گی، باقی باتیں صبح ہوں گی، اس وقت ہم سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں۔ اس جانباز مرٹے مسلمان کا نام کمال حسن تھا۔ اس نے اسی وقت ایک کمرے میں بستر لگوا دیے اور بولا صبح ملیں گے، اب تم لوگ آرام کرو۔ جب کمال حسن چلا گیا تو شیر خان نے کبیر خان سے پوچھا کبیر خان تمہیں پورا یقین ہے نا کہ یہ لوگ قابل اعتبار ہیں؟ کبیر خان بولا اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ رات انہوں نے آرام کیا۔ صبح ناشتے کے وقت کمال حسن نے کبیر خان سے کہا دوست مجھے حکم کرو کہ میں اس خفیہ مشن میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں آپ سے ہرگز نہیں پوچھوں گا کہ اس مشن کی نوعیت کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس قسم کے مشن بعض اوقات اپنے آدمیوں سے بھی خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ شیر خان کہنے لگا ہمیں کچھ اسلحہ وغیرہ کی ضرورت ہوگی۔ کمال حسن بولا سوائے توپوں ٹینکوں کے آپ کو ہر قسم کا اسلحہ مہیا کر دیا جائے گا۔ کبیر خان بولا فی الحال ہمیں 2 پستول، 2 اسٹین گن اور کچھ ہینڈ گرینیڈ کی ضرورت ہوگی۔ کمال حسن کہنے لگا یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا، کہیے تو ابھی لا دوں؟ شیر خان بولا ابھی نہیں، لیکن شاید کل یا پرسوں اس کی ضرورت پڑے، جب چاہیں گے آپ کو اسلحہ مل جائے گا، کمال حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کبیر خان کہنے لگا ابھی ہم ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے 2 گھنٹوں میں واپس آ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شام پڑ جائے۔ کمال حسن بولا میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا۔ اس کے بعد شیر خان، کبیر خان اور شاہ نواز رتناگری کے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا، اس جنگل کی دوسری جانب رتناگری کا چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہی پرانے قلعے کا بوڑھا چوکیدار رہتا تھا۔ شاہ نواز انہیں چوکیدار رحیم خان سے ملوانے لے جا رہا تھا۔ بوڑھا رحیم خان ایک کچے مکان کے صحن میں املی کے درخت تلے بیٹھا ناریل کا حقہ پی رہا تھا۔ شاہ نواز کو دیکھ کر بولا آؤ شاہ نواز بیٹے کیسے آنا ہوا؟ شاہ نواز اور شیر خان اور کبیر خان السلام علیکم کہہ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ شاہ نواز نے کہا دادا یہ میرے دوست ہیں اور کشمیری مجاہد ہیں، انہیں تم سے ایک بڑا ضروری کام پڑ گیا ہے۔ رحیم خان بولا کشمیری مجاہدوں کی اگر میں کوئی خدمت کر سکوں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی، بتاؤ کیا کام ہے؟ بوڑھے چوکیدار رحیم خان کو مشن کے بارے میں پوری تفصیلات سے آگاہ کرنا ضروری تھا، چنانچہ شیر خان نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ چوکیدار رحیم خان بڑی توجہ سے سنتا رہا۔ جب شیر خان نے اپنی بات ختم کی تو رحیم خان کہنے لگا اتنا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجاہد کی بیوی جس کا نام آپ لوگوں نے زیب النساء بتایا ہے قلعہ رتناگری کے پولیس کیمپ میں ہی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اسے قلعے کے اندر کہاں رکھا گیا ہے۔ کمانڈو شیر خان نے کہا دادا یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ رحیم خان بولا یہ میں پتہ کر لوں گا، اس کی تم فکر نہ کرو، تم ایسا کرو کہ مجھے شام کے وقت اندھیرا ہو جانے کے بعد آ کر ملو اور میرے مکان پر مت آنا، گاؤں کے جنوب میں جو پرانا کنواں ہے وہاں میرا انتظار کرنا۔ شاہ نواز نے وہ کنواں دیکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد شاہ نواز، کبیر خان اور شیر خان واپس جانباز کمال حسن کے مکان پر آ گئے۔ کمال حسن ایک پرانا بریف کیس اٹھا کر لے آیا، کہنے لگا اس میں کچھ اسلحہ ہے، جو پسند ہے رکھ لو۔ اس نے بریف کیس کھول دیا، اس کے اندر 9mm کے 3 آٹومیٹک پسٹل تھے، میگزین تھے اور 1 درجن ہینڈ گرینیڈ تھے۔ شیر خان نے کہا ان سب کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے،
बाकी 2 स्टेन गन्ने बहुत जरूरी हैं। कमाल हसन उठकर दूसरे कमरे में गया और चादर में लिपटी हुई 2 स्टेन गन्ने और उनके मैगजीन भी ले आया। कबीर खान और शेर खान ने उन्हें अच्छी तरह से चेक किया। कबीर खान ने शेर खान से कहा, ठीक है ना? शेर खान बोला, बिल्कुल सही है। फिर शेर खान ने जांबाज कमाल हसन से कहा, ये असलहा किसी जगह संभाल कर रख लें, जिस वक्त हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसे ले लेंगे। कमाल हसन ने कबीर खान से कहा, कबीर भाई तुम्हें पिछली कोठरी का तो पता है, उस कोठरी में सूखी लकड़ियों के नीचे ये ब्रीफकेस और 2 स्टेन गन्ने पड़ी होंगी, जब चाहो उसे ले जा सकते हो। इस काम से फारिग होकर उन्होंने दोपहर का खाना खाया और कुछ देर आराम करने के लिए लेट गए। जब शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा तो शाहनवाज उन्हें यानी कबीर खान और शेर खान को लेकर रत्नागिरी गांव के पुराने कुएं की तरफ चल पड़ा। गांव वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वो 10-15 मिनट में वहां पहुंच गए और एक तरफ दरख्त की ओट में बैठकर चौकीदार रहीम खान का इंतजार करने लगे। शेर खान ने कहा, खुदा करे कि रहीम खान पूरी मालूमात हासिल कर चुका हो। शाहनवाज बोला, खान भाई, बूढ़ा दादा रहीम खान बड़े काम का आदमी है और किले का पुराना चौकीदार है। अगरचे पुलिस के हुक्काम ने उसे घर पर बिठा दिया है, मगर वो लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं और उस पर एतमाद भी करते हैं। वो बातें कर रहे थे कि उन्हें दरख्तों में एक आदमी कुएं की तरफ आता नजर आया। शेर खान ने कहा, रहीम दादा आ गए हैं। चौकीदार रहीम खान उनके पास आकर बैठ गया। कहने लगा, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। लड़की ज़ेबुनिसा को पुलिस ने किले की मशरिक की जानिब दूसरी मंजिल की एक कोठरी में रखा हुआ है। उस तरफ नीचे खाई है। कोठरी की एक ही खिड़की है जो उस खाई की तरफ खुलती है। शेर खान ने पूछा, इस खिड़की में सलाखें तो नहीं लगी हुई? रहीम खान बोला, नहीं लगी हुई, लेकिन खिड़की बंद रहती है और अंदर की जानिब खिड़की में हर वक्त ताला लगा रहता है, जिसकी चाबी कमिश्नर पुलिस के पास होती है। कबीर खान जो हर किस्म का ताला खोलने का माहिर था बोला, दादा क्या तुमने वो ताला देखा है? रहीम खान ने कहा, मैं वो ताला देख आया हूँ। उस वक्त कोठरी खाली थी और पुलिस लड़की को पूछगिछ के लिए नीचे तहखाने में ले गई थी। कबीर खान ने कहा, रहीम दादा तुम एक काम करो, कल जिस वक्त कोठरी खाली हो तुम किसी तरीके से कोठरी में जाओ और अपने साथ गुंदा हुआ मैदा ले जाना। वो मैदा ताले के इर्द गिर्द ऊपर नीचे लगाकर उसे जरा सा दबाकर ताले का मोल्ड लेकर आना। मुझे वो मोल्ड देखकर अंदाजा हो जाएगा कि ताला किस किस्म का है। मैं उसकी चाबी तैयार कर लूंगा। इस खिड़की का खुलना बहुत जरूरी है। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? रहीम खान बोला, मैं ये काम कर लूंगा। वहाँ सभी लोग मुझ पर बड़ा एतबार करते हैं। उन्हें मुझ पर कभी शक नहीं पड़ सकता कि मैं वहाँ किसी किस्म की सुराग रसानी कर रहा हूँ। ये काम मैं कल ही कर लूंगा। आप मुझे कल इसी वक्त यहाँ आकर मिलना। कबीर खान बोला, दादा कल शाम मैं अकेला ही आऊंगा, लेकिन मैदे के पेड़े को ज्यादा दबाना मत और मैदा नर्म ना हो, उसे जरा सख्त ही रखना। रहीम खान बोला, मैं समझ गया। उसके बाद चौकीदार रहीम खान वापस चला गया। कबीर खान कहने लगा, अगर ताले का मोल्ड मिल जाए तो मैं उसकी चाबी तैयार कर लूंगा। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। वो तीनों वापस जा रहे थे। शेर खान ने कहा, अगर कोठरी की खिड़की खुल जाए तो हम खाई की तरफ से ज़ेबुनिसा को निकाल सकते हैं। ये काम मुश्किल जरूर है, मगर यहाँ सिर्फ एक यही सूरत नजर आ रही है। किसी दूसरी तरीके से ज़ेबुनिसा को वहाँ से निकालना आसान नहीं है। किले में पुलिस फोर्स की भारी नफरी मौजूद है और उनके पास काफी असलहा भी होगा। इसी तरह बातें करते वो जांबाज कमाल हसन के मकान पर पहुंच गए। दूसरे रोज शाम को कबीर खान अकेला ही रहीम दादा से मिलने चला गया। रहीम दादा कुछ देर से पहुंचा। कबीर खान आगे बढ़कर उससे मिला और पूछा, दादा काम हो गया? रहीम दादा के हाथ में मिट्टी की छोटी सी हांडी थी। उसने हांडी कबीर खान को देते हुए कहा, इसका ढकना उठाकर देखो। कबीर खान ने देखा कि हंडिया के अंदर गुंधे हुए मैदे का एक चिपका हुआ पेड़ा रखा था। उसने उसे बाहर निकाला। उसकी एक जानिब ताले का पूरा मोल्ड बना हुआ था। कबीर खान ने कहा, दादा ये तुमने हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। मैं इसे साथ ले जा रहा हूँ और कल तुम्हें इस ताले की चाबी ला कर दूंगा। तुम्हें क्या करना होगा ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कबीर खान ताले के सांचे यानी मोल्ड को बड़ी एहतियात से अपने साथ ले गया। कमाल हसन के मकान पर आने के बाद उसने अपने तरीके से मोल्ड में जल्दी जम जाने वाला महलूल डालकर ताले का हूबहू नक्श तैयार कर लिया। अब उसने ताले को बड़े गौर से देखा। शेर खान और कमाल हसन उसके पास ही बैठे हुए थे। कबीर खान तालों का माहिर था। कहने लगा, मैं समझ गया हूँ कि ये कौन सा ताला है। हमें बाजार चलकर इसी किस्म का ताला खरीदना होगा। कमाल हसन कहने लगा, रत्नागिरी में एक तालों की दुकान है। मेरा ख्याल है कि वहाँ से हमें इस मॉडल का ताला मिल जाएगा। रत्नागिरी कभी एक कस्बा हुआ करता था, मगर आजादी के बाद यहाँ बाहर से आकर लोग आबाद हो गए थे और अब ये एक छोटा सा शहर बन गया था, जहाँ एक बड़ी मार्केट भी बन गई थी। इस मार्केट से हर किस्म का सामान मिल जाता था। उस वक्त जीप में बैठकर शेर खान और कबीर खान रत्नागिरी की मार्केट में आ गए, जहाँ नए और पुराने तालों की एक दुकान थी। कबीर खान ने मुख्तलिफ किस्म के ताले देखने शुरू कर दिए। आखिर उसने एक ताले को पहचान लिया और ताले को हाथ में लेकर बोला, शेर खान यही वो ताला है जो खिड़की के अंदर लगा हुआ है। शेर खान ने कहा, अगर ये ताला न हुआ तो फिर? कबीर खान कहने लगा, मैं अपने तजुर्बे की बिना पर यकीन से कह सकता हूँ कि यही वो ताला है जिसका मोल्ड रहीम दादा ने दिया है। उन्होंने वो ताला खरीद लिया। ताले के साथ 2 चाबियां भी थीं। शाम को कबीर खान और शेर खान दोनों गांव के बाहर वाले पुराने कुएं पर आ गए। ताला माँ चाबियों के कबीर खान की जेब में था।
जब अपने वक्त पर रहीम दादा वहां आया तो कबीर खान ने उसे ताला दिखाकर कहा, इस ताले के बारे में क्या ख्याल है? रहीम दादा ताला देखते ही बोला, कबीरे बिल्कुल यही ताला खिड़की में लगा हुआ है। शेर खान ने पूछा, तुम्हें यकीन है? रहीम दादा बोला, पूरा यकीन है। शेर खान ने कहा, रहीम दादा हम तुम्हें ताले की एक चाबी देते हैं, ये चाबी तुम कोठरी में जाकर खिड़की पर लगे हुए ताले को लगाओगे। अगर ताला खुल गया तो तुम ताले को दोबारा बंद करके ये चाबी अपने पास ही रखोगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? रहीम दादा कुछ सोच में पड़ गया। मैं रोज रोज कोठरी के अंदर नहीं जाना चाहता, इस तरह वहाँ के लोगों को शक पड़ सकता है। मुझे कल और परसों का दिन दे दो, 2 दिन के बाद मैं किसी बहाने कोठरी में जाकर चाबी लगाकर देखूंगा। तुम ऐसा करना कि 2 दिन छोड़कर यानी तीसरे दिन इसी वक्त मुझे यहाँ आकर मिलना। ठीक है, ये कहकर शेर खान और कबीर खान वापस आ गए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।